नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और बात कर रहे हैं हम समाजवादी पार्टी ने आज जो मैनिफेस्टो जारी किया। आप जानते हैं ये फर्स्ट फेज की पोलिंग है 19 अप्रैल को और उससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी वादों की झड़ी लगा दी है। क्या क्या समाजवादी पार्टी ने कहा है, चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। एक तो महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन आरक्षण की बात समाजवादी पार्टी द्वारा कही गई है। साथ ही आटा और डेटा के अधिकार और साथ ही शिक्षा के अधिकार का भी जिक्र किया गया है। मीडिया के अधिकारों की भी बात की गई है और अपने घोषणा पत्र में किसानों से लेकर मजदूरों तक हर वर्ग के लिए, क्योंकि मनरेगा में जो मजदूरी है उसके इजाफा करने की, उसे बढ़ाने की बात कही गई है। तो सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं जब घोषणा पत्र की बात की जाती है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या क्या वादे कर रही है। समाजवादी पार्टी वादा कर रही है कि वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे लेकर आएगी। समाजवादी पार्टी ये वादा भी कर रही है कि वो अपने इस मैनिफेस्टो के माध्यम से 2025 में जातिगत गणना कराएगी और 2029 तक समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो सबको साथ लेकर चलने में, विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में कामयाब हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि जातिगत गणना के आधार पर हर धर्म जाति को सही रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा विकास की इस जर्नी में, विकास के इस सफर में। अब निगाहें इस बात पर, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर आपको याद होगा मुस्लिम लीग की छाप का वादा जो था, वो दावा जो था वो किया गया बीजेपी द्वारा। कहा यह गया कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, दरअसल ये जो न्याय पत्र जिसे कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया वो तो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड है। अब सबको इंतजार है बीजेपी का, जो कि मोदी की गारंटी की बात कर रही है और साथ ही किस तरह से पार्टी के मैनिफेस्टो में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की छाप मिलेगी। इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। आप जानते ही हैं कि हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देने की बात बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि उसके द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम गेहूं नहीं देंगे, हम आटा देंगे। डेटा फ्री देने की बात भी की गई है। बहुत सारे दावे और वादे किए गए हैं। विस्तार से बात करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। लोकसभा के पहले चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा पत्र के जरिए बड़ा दांव चल दिया है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए आटा और डेटा के अधिकार की बात की तो शिक्षा का भी जिक्र किया। साथ ही अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों से लेकर मजदूर वर्ग समेत हर वर्ग के लिए लुभावने वायदे किए। तो वहीं अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। युवा और रोजगार, इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े तो 80% से ऊपर बताते हैं, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में न रोजगार है न नौकरी है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग दोगुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी भी जल्द अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो नवरात्र में ही बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई है, जिसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र विकास, विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब और किसान पर फोकस रहेगा। बीजेपी वही वादे करेगी जो पूरे किए जा सकते हैं। संकल्प पत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी फोकस रहेगा। संकल्प पत्र का थीम मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047 होगा। उधर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसे पार्टी ने न्याय पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता को 5 न्याय और 25 गारंटियां दी हैं, जिसे लेकर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है
मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। लोकसभा के चुनावी रण में फतह हासिल करने के लिए घोषणा पत्र में वादों और दावों की झड़ी लगा दी गई है। चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही तरफ से जीत के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अब देखना है कि जनता किसके घोषणा पत्र पर ज्यादा भरोसा करती है। फिलहाल इसे लेकर सियासत तूफान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता और तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर कौशलकांत, सबसे पहले सवाल आप ही से, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो, उसमें कई बातें हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र है, अग्निवीर को ख़त्म करने की बात है, साथ ही सबके लिए न्याय की बात कही गई है। आप गेहूं दें तो वो आटा देने की बात कर रहे हैं, डेटा तक मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। अब आप बोलिए, आपका क्या जवाब है? आदित्य जी, सबसे पहली बात यह है कि ये गेहूं और आटे की बात कर रहे हैं, तो जमीनी हकीकत यह है कि गेहूं तो खराब हो जाता, आटा, गेहूं कभी खराब नहीं होता, आटा हमेशा खराब हो सकता है। तो गेहूं बांटना ज्यादा बेहतर है। गेहूं में आटा ज्यादा जल्दी खराब होता है, गेहूं को कभी भी जरूरत पड़े तो पिसा के रखा जा सकता है। खैर, ये तो रही मजाक की बात। बात यह है कि पीडीए की बात ये करते हैं। आप इनके घोषणा पत्र को उठा करके देखिए, जिस MY फैक्टर से समाजवादी पार्टी पहचानी जाती है, उस MY फैक्टर का M गायब हो चुका है, केवल YY बचा है। ये पीडीए का नाम लेते हैं, इनके पीडीए में परिवार डेवलपमेंट अलायंस के अलावा और कुछ नहीं है। ये डेटा की बात करते हैं। आज डिजिटलाइजेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज डिजिटल इकोनॉमी में विश्व की सबसे बड़ी इंडिया इकोनॉमी है। तो ये डिजिटलाइजेशन और डेटा की बात कर रहे हैं। ये बात करते हैं, इन्होंने अपने रक्षा की बात की है और रक्षा उत्पादों की बात की है। जब आप ये देखिए कि 2014 में जब हमारी सरकार नहीं थी, उस समय जो आयात होता था, निर्यात होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी डिफेंस प्रोडक्ट की, वो करीब करीब 44,000 करोड़ की थी, जो आज बढ़ के ऑलरेडी 1 लाख करोड़ हो चुकी है। और हम विदेशों को निर्यात करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो योजनाएं हम चला रहे थे, उसकी नकल कॉपी पेस्ट करके इन्होंने अपने घोषणा पत्र को बेहतर बनाने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत दुनिया को पता है कि समाजवादी पार्टी ने न किया महिला का सम्मान, हर गरीब का किया है अपमान, न राम का है मान, न रहीम को है सम्मान। यही समाजवादी पार्टी का है विधान। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने किया नहीं कुछ। जब इनकी सरकार होती थी, पहले जवाब लीजिए, इसमें जवाब लीजिए, पहले जवाब लीजिए। ना किसी का मान रखा, ना सम्मान किया, अपमान किया अपने राम का, सारी बातें कह दी इन्होंने। तारिक खान, जवाब। देखिए, ऐसा है कि जितनी भी बातें मैनिफेस्टो में कही गई, वो सब कुछ पीडीए के लिए ही है। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, आपने सिर्फ लोकसभा में आरक्षण की बात की, हम नौकरी में भी आरक्षण, हमने इसकी बात 2019 का भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं। हर गांव में फाइबर ऑप्टिक्स बिछाएंगे। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा हर गांव में इंटरनेट पहुंचेगा। पहुंच गया। 19 में वादा किया था और कहा था कि 2022 में जब हम अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे तो ये सारे 75 वादे पूरे कर देंगे। उसमें फाइबर ऑप्टिक्स भी है। हर गांव में फाइबर ऑप्टिक्स पहुंच गया और कुछ लोगों के मुंह में घसोड़ दिया आप लोग, लो इंटरनेट लो, सबको दे दिया इंटरनेट। झूठा वादा 19 में। वादे कौन से पूरे किए? जिसमें हिंदू मुसलमान की तलक थी, ट्रिपल तलाक, कश्मीर का मसला, ये सब पूरे कर दिए। और जो बाकी थे वो कुछ नहीं किया। पक्का मकान देने का वादा किया था 75 गारंटी में, मिल गया सबको पक्का मकान। मेरा गांव है, कम से कम 50 कच्चे मकान दिखाऊंगा, मेरे साथ किसी को भेज दीजिए। 100% इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया था, मिल गई हर गांव को। अटल लैब बनाने का वादा किया था, हर गांव में अटल लैब बनाएंगे हम। ये जो इन्होंने वादे नहीं पूरे किए, हर गांव में अटल लैब बन गई। हर गांव में प्रति ब्लॉक अटल लैब बनाने की बात। हर गांव में छोड़िए, किसानों की जमीनें छीन छीन के जबरदस्ती अटल लैब बना दिया लोगों के घर में। अरे लो भैया, अटल लैब लो। और क्या, 60 साल वालों को पेंशन, 10,000 किसान उत्पादक संस्थान, ये सब। देखिए, सुनिए मेरी बात ये ध्यान सब जो से। वादे नहीं सुनिए, मैं सुनी रही हूँ सर आपकी। अरे सिर्फ आपको मैनिफेस्टो पढ़ने से नहीं होगा ना सर, आपको मैनिफेस्टो पढ़ देने से नहीं होगा ना। डिबेट करने आए आप मेरे साथ, तो डिबेट ये है, मैं जब ये पढ़ रही हूँ, ये मैं खाली आपकी बात नहीं कर रही हूँ, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे, चाहे वो बीजेपी करे। सुनिए, फिर मैं बोलूंगा चुपचाप।
अरे तारिक खान, इतना बोलने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप विक्टिम है तो सर उस कहाँ विक्टिमहुड बोला की मैंने? मानसिकता मैंने का तो मैं सिर्फ कुछ नहीं बताया कर कि पाऊंगी। जो सुन लीजिए नाटक ध्यान से, बीजेपी ने किया था, जो सुनिए नौटंकी, आराम से, जो बात नौटंकी सुनिए मेरी, बात सुनिए। आपका मैनिफेस्टो पढ़वाने या सुनने के लिए नहीं मैंने ये डिबेट रखी है, ताकि व्यूअर को क्लैरिटी मिले, इसलिए रखी है। बात सुनिए ध्यान से। और आपकी दिक्कत क्या है कि इतना ज्यादा आपको विक्टिमहुड लगता है कि हर बात में आप विक्टिम है। कई बार आप लोगों के बीच आके मुझे लगता है इस देश में सभी विक्टिम है, तो एक आम व्यक्ति क्या महसूस करता होगा जब यहाँ नेता ही विक्टिम है। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, बात सुनिए अब ध्यान से। फ्री आटा देंगे, फ्री डेटा देंगे, ये जो फ्री है, आज़ादी के 75 साल से कहीं आगे निकल गए हम। आज भी हम मुफ्त राशन पे ही अटके हुए हैं, आज भी हम आम व्यक्ति की थाली पे ही अटके हुए हैं। कभी आप लोगों ने मंथन किया? आप जो ये कह रहे हैं बीजेपी 2019, मैं तो आप सबकी बात कर रही हूँ। बीजेपी क्यों? उससे पहले की पार्टियां क्यों नहीं? उसके इर्द गिर्द स्टेट सरकार क्यों नहीं? राज्य सरकारें क्यों नहीं? कुल मिला के इलेक्शन आता है, मुफ्त आटा देंगे, मुफ्त खाना देंगे, मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। इसी के इर्द गिर्द रहती है सियासत, इसी के इर्द गिर्द। आगे बढ़िए सर। अभी आप कह रहे थे ना इन्होंने कुछ नहीं किया। गरीबी हटाओ का नारा कौन से जमाने का है? हट गई गरीबी, हट गई गरीबी। जरूर देना चाहिए, मुफ्त जरूर देना चाहिए लोगों को, जरूर देना चाहिए। मैं वजह बताता हूँ आपको। लोग टैक्स क्यों देते हैं? ये राशन क्यों दे रहे हैं लोगों को? बंद कर दे राशन, बंद कर देना। राशन की जगह ऐसी योजना लेके आए कि लोगों को रोजगार मिले। क्यों नहीं बंद कर देते राशन? इतना छीना 50 किलो का आगे करके कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। वेट भी किया है। क्यों कहते हैं भाई? क्यों कहते हैं मैम? यहाँ मसला मुफ्त का नहीं है, यहाँ मसला सरकार मैनेजर है। और जो पाई पाई टैक्स मिलता है, एक साबुन शैम्पू सब खरीदते बेचारे गरीब लोग टैक्स देते हैं, उनको रिटर्न में कुछ देना है। वो रिटर्न कैसे देंगे? हम इन्हीं स्कीमों के द्वारा देंगे। आज मोबाइल डेटा एक रिक्वायरमेंट बन गई है। 19 में वादा किया था, ट्रिपल तलाक तुरंत कर दिया ताकि हिंदू तो ट्रिपल तलाक बंद नहीं होना चाहिए था तारिक खान? एक सेकेंड, ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए था। ये नॉट, अरे सुनिए, नाटक ड्रामा मत कीजिए, मैं सीरियस डिबेट कर रही हूँ। इससे आपकी सीरियसनेस, आप हल्के लगते हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप हल्के लगते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले ध्यान से। डॉक्टर कौशलकांत बाद में आपको फ्लो दूंगी। ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? हाँ या ना? हेंगा दिखा दिया। जब ट्रिपल तलाक बैन किया था तो साथ में अटल लैब भी बनाना चाहिए था। हेंगा दिखा दिया। ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मैं तो ये कह रही हूँ आप सबको, आप सबके लिए शर्मनाक है, आप सभी के लिए शर्मनाक है कि 1947 में आजाद हुआ भारत, आज भी आप मुफ्त थाली ही दे रहे हैं। सब आज भी आप मुफ्त थाली ही दे रहे हैं, सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये भी कह रही हूँ आप सबसे, वो नहीं सुनेंगे। ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए था या नहीं बैन होना चाहिए था? ये पूछ रही हूँ। ट्रिपल तलाक के साथ साथ आपने जो वादे किए थे, आपसे जो सवाल है, ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? हाँ या ना? ही रद्दी है। ट्रिपल तलाक के बात ही नहीं करनी चाहिए। ट्रिपल तलाक, आप ही ने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया। वरुण पुरोहित जी, 1 मिनट आपका कमेंट, मुझे ब्रेक में जाना है। 3 बातें बदल ली इतनी देर में ट्रिपल तलाक पे। वरुण पुरोहित जी, ये मुफ्त की राजनीति की बात जब की जा रही है, अभी ये जो बता रहे हैं कोई गेहूं देगा, कोई आटा देगा, कोई कुछ भी देगा, लेकिन मैं ये कह रही हूं ये जो बातें हैं ये चुनावी ही क्यों है? चुनाव से आगे क्यों नहीं बढ़ती? देखिए अदिति जी, मन की इच्छा होती है ना काम करने की, जिसके अंदर जील होती है वो ये काम कर सकता है। इंदिरा जी के अंदर जील थी, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन सारे किए, देश की स्थिति सुधरी। अभी आज जो पाखंडी सरकार है ना, ये तो अटल जी का युग भी नहीं मानते। हमने किया 2014 बाद, हमने, इससे सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। और दूसरा क्रिएशन हुआ है मनमोहन सिंह जी की जो आर्थिक नीति थी पूंजीवादी व्यवस्था की, उसके भी रिजल्ट्स ये देखने को मिल रहे थे। दोनों सरकारों की बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी और मोदी सरकार। ये भारत की इकोनॉमी और जो मिडिल क्लास है, किसान है, उसके लिए बढ़िया प्रोग्राम नहीं कर पाए। हाँ, ये जरूर था कि मनमोहन सिंह जी के समय में समाजवादी सोच, भारतीय समाजवाद की बात कर रहा हूँ, इसको यूएसएसआर या चाइना से न जोड़ा जाए, साम्यवाद से जो सोच थी कांग्रेस पार्टी की, इसलिए मनरेगा लाया गया और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ी योजना, विश्व की अब तक की ऐतिहासिक योजना लाई गई, जिससे लोगों को सहारा मिला। लेकिन ये फ्री की योजनाएं बंद करनी चाहिए और एक हमारा आउटपुट होना चाहिए। जैसे इंदिरा जी, राजीव जी की योजनाएं होती थी। अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। राजीव गांधी का सोच था तो स्थानीय निकाय में पंचायतों महिलाओं को आरक्षण दिया। टेक्नोलॉजी उस समय लाए तो सबसे ज्यादा बीजेपी विरोध करती थी। आज कह रहे हैं हमने डिजिटल कर दिया, हमने, अरे भाई डिजिटल इकोनॉमी से फायदा नहीं होगा। इकोनॉमी तो रोटेशन ऑफ मनी से चलती है, जो आपने जाम कर दिया। कैश नहीं है बाजार में,
धंधा इसलिए खत्म हो गया। मिडिल क्लास का जो धंधा होता है, एक छोटा दुकानदार 20-20, 30-30 आदमियों को परिवार पाल देता है, वो आपने खत्म कर दिया। आप क्योंकि पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, राइटिस्ट पार्टी रही है आपकी, इसलिए सारा। चलिए ठीक है सर, बहुत सारे आरोप आपने लगा दिए क्योंकि आपने मिसेस गांधी का जिक्र किया, बहुत सारी अच्छी चीजें उन्होंने की। गरीबी हटाओ का नारा भी उनका था सर, गरीबी हटी नहीं। आज भी आप देख रहे हैं, अभी क्या कह रहे थे तारिक खान, अभी आपने खुद ही सुना, उनका कहना पड़ा भैया मुफ्त आटा दे देंगे। नहीं, गलत है। ठीक है, नहीं सुनिए सर, उसमें गलत सही की बात मैं कर ही नहीं रही हूँ, वो एक बेसिक नीड की बात कर रहे हैं, वो एक बेसिक नीड की बात कर रहे हैं। आदमी को खाने को चाहिए, उसे खाना मुहैया कराना बिल्कुल दायित्व है किसी भी सरकार का, उसमें मैं आपसे उसे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये नौबत क्यों आई? आप लोग जब ये हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं तब सवाल उठता है। आपने क्योंकि इकोनॉमीज की बात की थी, फ्रेजाइल 5 किसके टाइम में थी और टॉप 5 इकोनॉमी किसके टाइम में, ये भी सोचना चाहिए। साथ ही आपने अभी डिजिटलाइजेशन और साथ ही आपने अभी कहा कि ये तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ये इंडिया के यूपीआई की सर दुनिया भर में तारीफ होती है। वरुण पुरोहित कई सीरियस सवाल उठा रहे थे, वो कह रहे थे आपने जो कैश का इनफ्लो था उसे ब्लॉक किया, जिससे जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो हिट हुए हैं। अदिति जी, मुझे लगता है कि वरुण पुरोहित जी कभी सब्जी लेने नहीं गए हैं। सब्जी की दुकान वाला भी आजकल डिजिटल इकोनॉमी से क्यूआर कोड को स्कैन दे करके पैसा ले रहा है और पैसा दे रहा है। आपको फुटकर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, चवन्नी अठन्नी सब कुछ डिजिटल इकोनॉमी से हो रहा है। तो जिस गरीब की बात कर रहे हैं, जिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ये बात कर रहे हैं, वहां पे लगभग 90% चीजें अब डिजिटल होने लगी हैं। ये वरुण पुरोहित जी को समझ में नहीं आ रहा है। खैर, वरुण पुरोहित जी जिन्होंने अपना मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बनाया था, उस पर मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी समाजवादी पार्टी की बात करता हूं। समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि गरीबी 2029 तक गरीबी समाप्त करेंगे, आपने खुद ही बता दिया कि कांग्रेस में इंदिरा जी का नारा होता था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा देते देते 2029 तक ये गरीबी हटा रहे हैं, जबकि हमारी सरकार ने ये समझिए कि 25 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 34 लाख करोड़ को लोगों को डीबीटी के थ्रू गरीबों को पैसे ट्रांसफर किए, 11 करोड़ लोगों को नल से, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना आयुष्मान भारत योजना तैयार की। और जब इनका जमाना था तो ये समाजवादी पार्टी के जमाने में जब संकट मोचन के ऊपर आतंकी जो हमला करते थे, उनका वो ये छोड़ने की बात कोर्ट में करते थे तो कोर्ट की फटकार लगती थी। उत्तर प्रदेश में 700 गोलियां चलती थी और उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती थी। जब इनकी सरकार होती थी तो ये समझ लीजिए कि डीजीपी के ऊपर केस हो जाता था कि अगर 2 कैदी लू लगने से मर जाते हैं। ये सब इनके कर्म है जिसकी वजह से इनका यह हाल हो गया। और ये लोग पुलिस को जिस तरीके से सरकारी तंत्र को अपने घर की बपौती बना लेते थे, अखिलेश यादव जी रैलियों में कहते थे पुलिस को घुट्टे में बिठा लेते थे। तो इन्होंने जिस तरीके से जनता का शोषण किया था, उसी वजह से 2 बार आज उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार बन रही है। और जिस तरीके से, और इन्होंने कहा 3% एजुकेशन को 6% कर देंगे। हम यहां पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ये उसी जीडीपी में से 3 से 6% की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब हम जीडीपी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी देने की तरफ जा रहा है। डिफेंस का एक्सपोर्ट हो रहा है। सारे विश्व में भारत के प्रोडक्ट की शान बढ़ रही है। अब लोग चाइनीज माल ना खरीद करके भारत के प्रोडक्ट को बात कर रहे हैं। बजट को दोगुना करने का इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, एक सेकंड, शिक्षा के बजट को दोगुना करने का इससे क्या ताल्लुक है? जी, शिक्षा के बजट को दोगुना करने की बात कर रहे हैं अगर ये, इसका तो इसमें क्या बुराई है? ताल्लुक ये है, मैं समझाना चाहता हूं। अगर आज का जीडीपी 100 रुपए है, नहीं मैं समझ गई, लेकिन अगर ये दोगुना करने की बात कर रहे हैं सर, मौजूदा एलोकेशन से दोगुना करने की बात, तो क्या गलत कर रहे हैं? मैं ये जानना, आप कितना करेंगे? चलिए आप बताइए, आप कितना करेंगे? मैं अदिति जी, मैं ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। मैं शिक्षा के बजट की बात कर रही हूँ, मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रही। आप हेडेड हैं इन दैट डायरेक्शन। 5 ट्रिलियन 3% से 6% ले जाने की बात, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करेंगे, किसी ना किसी चीज का बजट कम करेंगे। लेकिन हम जीडीपी को ही बढ़ा देने की बात कर रहे हैं। हम पूरे देश को विश्व के परचम पे सबसे ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। ये केवल उसी में जोड़ घटाना करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क ये है कि सर, हर सरकार के अपने रिसोर्सेज के साथ प्रायोरिटी होती है।
ये शिक्षा को अगर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं भाई, शिक्षा तो जरूरी चीज है। बिल्कुल अदिति जी, और ये बजट अगर हम, और खास तौर पे ये सिर्फ मैं आपकी सरकार नहीं, मैं किसी भी सरकार की बात करूं, इंडिया में दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। एक है हेल्थ सेक्टर का जो एलोकेशन होता है बजट का, और दूसरा जो एजुकेशन सेक्टर को एलोकेशन होता है बजट का। और दुनिया के मुकाबले, दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज के मुकाबले ये हमेशा से इंडिया को लेके कंसर्न रहा है कि इंडिया का जो एलोकेशन है वो उतना नहीं है सर। से आपकी एग्री करता हूं, लेकिन ये समझिए कि आज जो मोदी जी की सरकार में जीडीपी का एक्सपेंडिचर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर हो रहा, वो किसी भी सरकार में नहीं हुआ, उससे बढ़ा है। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं ना इकोनॉमी बड़ी कर रहे हैं उसके बाद अब तो कभी तो आपने कहा कि हम इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं ताकि ऑटोमेटिकली चीजें बढ़ जाएं, अभी आपने ये कहा। अगर हम अभी क्या है कि अभी हम कहीं और बढ़ाएंगे तो कहीं और से घटाएंगे। अगर हम इकोनॉमी को तो इनको तो वही सर, इनको तो बढ़ी हुई इकोनॉमी ही मिलेगी ना, इन्हें तो बढ़ी हुई इकोनॉमी ही मिलेगी, ये तो उसी में करेंगे ना। अरे मैं अब आपकी दुविधा समझ रही हूँ। अब सिर्फ बजट की बात हो रही, हाँ मैं बजट की ही बात कर रही। चलिए तारिक, मेरे पास समय का अभाव है, तारिक खान और वरुण पुरोहित जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए अभी ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी को बढ़ाएंगे मगर बजट नहीं बढ़ाएंगे। इकोनॉमी बड़ी हो जाए, अरे भाई इकोनॉमी चाहे इतनी बड़ी हो जाए उससे क्या मतलब, एलोकेशन कितना कर रहे हैं आप। हम हेल्थ पे अमेरिका चाइना से बहुत एजुकेशन की बात करते हैं, यूएस की बात करें तो 6-7% किताब लेकर के नकल करके एग्जाम में पास होने की पद्धति लाने वाले आप थे। चुप कराइए, बीच में ना बकवास करें। सरकार थी तो लोगों को हाई स्कूल इंटर में एक सेकंड डॉक्टर कौशल कांत प्लीज जल्दी से, बीच में नहीं, जल्दी से तारिक खान प्लीज, 40 सेकंड्स है, मुझे शो क्लोज करना। हाँ संगम लाल गुप्ता इनके एमपी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी संजय सरोज को 10 दिन पहले मंच पर पार्टी ज्वाइन कराया भारतीय जनता पार्टी। और लश्कर-ए-तैयबा कौन है, जिसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था। उसमें 3-4 साल जेल काट के आए संजय सरोज, टेरर फंडिंग में जिसका नाम था, उसको मंच पर बुलाकर वहां के सांसद ज्वाइन कराते हैं। ये आतंकवादी को प्रोत्साहन देना नहीं, ये प्यार करना है, क्योंकि आतंकवादियों को प्यार करेंगे तो 2-4 जगह बम फूटेंगे, अल्टीमेटली एडवांटेज बीजेपी को ही मिलेगा, शायद यही रणनीति। खैर ये सब छोड़ देते हैं। हमने मैनिफेस्टो में अपने कई अहम वादे किए हैं, उन अहम वादों में ओपीएस भी है, उन अहम वादों में किसानों का लोन माफ करना भी है, जो इन्होंने लगभग 15 लाख करोड़ अमीरों के लोन माफ हुए हैं, गरीब किसानों के लोन माफ किए जाएंगे, एमएसपी को कानून बनाया जाएगा, अलग से बजट गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपए का होगा, जो उनको एक मदद के रूप में। ठीक है सर, वो मैंने मैनिफेस्टो देखा है। वरुण पुरोहित जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका, 30 सेकंड्स है प्लीज जल्दी। अदिति जी, अभी कौशल जी ने मेरे नाम की बात कर दी, सब्जी लेने गई कि नहीं, देखिए इनकी आप विचार देखिए, इनको कुछ पता नहीं होता, दूसरे के बारे में बकबक करते रहते हैं बैठ करके। कभी खेती बाड़ी करी नहीं है, इनको खुद को पता नहीं कच्ची बीघा पक्की बीघा क्या होती है। 50 साल पहले 1 बीघा में कितना बड़ा अनाज होता था, क्या होता था, कुछ नहीं पता, दूसरे के लिए कुछ भी अंड बोल देना। मैं इस बात पे नहीं जाता, इनको कुछ पता नहीं है। आप इकोनॉमी नहीं चाहिए हमको ऐसी जिसमें कितने लाख करोड़ भारत पे कर्जा हो गया, चाइना से कितना डेफिसिट व्यापार का चल रहा है। अच्छा, आप नहीं चाहते कि इंडिया अगर टॉप 5 इकोनॉमीज में है तो इंडिया को इस पे प्राउड फील होना चाहिए, आपको नहीं लगता? इंडिया अगर टॉप 5 इकोनॉमीज में, इंडियंस को प्राउड नहीं होना चाहिए? रिपोर्ट दे रहा है 83% सर मैं आपसे जो आप सबकी दिक्कत ये है, आपसे एक सवाल पूछो, आप दूसरी जगह गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। सर सवाल ये नहीं है, टॉप 5 इकोनॉमीज में होना एज एन इंडियन आपके लिए प्राउड मोमेंट है या आपको शर्म आ रही है? बस इतना बता दीजिए। ऐसी सरकार पे जो चाइना से इतना व्यापार। अरे आपको टॉप 5 इकोनॉमीज में होना अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? आप सरकार को करिए, आप सरकार को गाली देते रहिए, ठीक है सर। शर्म तब भी आती थी जब फ्रेजाइल 5 में आप थे। फ्रेजाइल 5 में अगर आप हो तब भी शर्म आनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप अग्री करें ना करें, यहाँ पे मल्टीपल व्यू पॉइंट को जगह देने की कोशिश हम करते हैं भारत एक्सप्रेस पर।